हम लोगों ने एक रोचक गतिविधि रैप संगीत के साथ अपने सत्र को अधूरा छोड़ दिया था। अधूरा नहीं, उसको पूरा कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं सत्र के शुरुआत से ही कहती आ रही हूँ कि गतिविधियों पर ध्यान दें। बच्चे गतिविधियों के माध्यम से सीखना ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा संपर्क साध लेते हैं। तो 7 सूत्र होते हैं जो लेखन कौशल को सुदृढ़ बनाने में कार्य करती है। 7 सूत्र में सबसे पहले हुक स्टेप। हुक स्टेप, हुक का मतलब कोई ऐसा स्टेप या कोई ऐसा वाक्य जो दिमाग में अटक जाता हो, जो दिमाग से जल्दी नहीं निकलता। यहाँ पे नृत्य करना किसे किसे पसंद है? नृत्य करना करवाना पसंद है, मैम करना नहीं पसंद है। अच्छा कोई बात नहीं, चित्र देख के बताइए कि पहला जो हुक स्टेप है कौन से फिल्म का है? देख, ये पहला मैम, ये पहला, ये दूसरा। दबंग। ये दबंग हमारे दिमाग में जैसे आता है, सबसे पहले हुडुर दबंग बजने लगता है अगर गाना, तो दिमाग में क्या हिट करता है? तुरंत हम लोग हुडुर दबंग दबंग करने लगते हैं। यहाँ पर किसी को भी नृत्य करना पसंद नहीं है? नहीं, अगर किसी को पसंद है तो कोई हुक स्टेप जो आपको याद हो अपनी जगह पर खड़े रह के भी कर सकते हैं, अगर यहाँ आने में कोई संकोच आना हो तो। कोई किसी को, यानी कि आप लोग फिल्में नहीं देखते हैं। पुरानी फिल्मों में तो सर ज्यादा हुक स्टेप होते थे ना, पुरानी फिल्मों में ज्यादा होते थे। एक दबंग का है और दूसरा देवदास। देवदास का हुक स्टेप कोई कर सकते हैं? मैम, हाँ, कितना सुंदर कर रही है मैम आप। आभा मैम, आइए एक बार करके दिखाइए। हाँ, अरे एक बार मैम के लिए तालियां हो जाए। सर, यहाँ पे हमारे बहुत सारे माननीय अनुभवी शिक्षक बैठे हैं। सर, आप लोग में से कोई दबंग पे ही कर लीजिए सर। नहीं मैम, इसके लिए भी अनुभव चाहिए, फिल्म देखे होंगे, अनुभव होगा तभी तो वो स्टेप याद होगा ना। हाँ, कौन है सबसे दबंग यहाँ पर? दबंग कोई नहीं। सर ने हाथ खड़ा किया, सर ने हाथ खड़ा किया। सर ने, हाँ सर, दबंग दबंग का स्टेप सर। 2 चॉकलेट सर के लिए, 2 चॉकलेट अगर सर ने किया। लेकिन सर स्टेप करने पे हुक स्टेप सर, दबंग लेकिन मैंने सामने लगाया। मैं आपकी सहायता के लिए हूँ। अरे सर, 2 चॉकलेट तो सर के लिए बनता है। लग रहा है कि मेरी सारी चॉकलेट मेरे साथ ही वापस जाएगी, मुझे ही खाना। हाँ हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। हुक स्टेप, हुक कोई ऐसा स्टेप जो, अगर कोई भी ऐसा गाना होता है जो हमारे दिमाग में अटक जाता है, हम सालों साल तक नहीं भूलते, ना उस गाने को ना उस नृत्य के स्टेप को, बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। इसी तरह वाक्य में कोई भी पाठ शुरू करने से पहले बिना पाठ का नाम बताए किसी ऐसे रोचक कथा का या अपना अपना कोई जीवंत उदाहरण, बिना, जो कथा से रिलेटेड, पाठ से आपका संबंधित हो, और बच्चों को अनुमान लगाने दीजिए कि सर या मैम आज कौन सा पाठ पढ़ाने वाले हैं। वो उस कथा को कभी भी नहीं भूलेंगे, उस पाठ को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये तो था हुक स्टेप। थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं। सही। हुक सूत्र, कोई भी पाठ से संबंधित ऐसा कुछ बताइए, कुछ ऐसा अनुमान लगाने के लिए कहिए, पहेली बताइए जो बच्चे के दिमाग में अटक जाए, बच्चे के दिमाग में कांटे की तरफ फंस जाए और बच्चा अपने दिमाग चलाने को मजबूर हो जाए। दूसरा,
सकती थी, लेकिन समय के अभाव में वह संभव नहीं है। जो छोटी छोटी चीज, समुद्र के किनारे हम घूमने गए, समुद्र के किनारे का मौसम बहुत हुआ, ये आपका तरबूज हो गया। तरबूज मतलब बड़ा मुख्य बात, लेकिन बीज क्या होगा कि समुद्र के किनारे मुझे असीम सुख का अनुभव हुआ। रेत के नीचे मेरे पैर के नीचे केकड़े चल रहे थे, सरक रहे थे, रेंग रहे थे। यानी छोटी छोटी बिंदुओं पर भी ध्यान दें, जितना संभव हो सकता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन जितना संभव हो सके। दिखाओ बताओ मत। कल सर ने संतोष सर ने ये गतिविधि कराई थी कि जैसे हमें गुस्सा आ रहा है, चेहरे के हाव भाव पे, गुस्सा आते समय हमारे चेहरे के हाव भाव कैसे हो जाते, सर ने कल से बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया। 5 प्रश्न 5 उत्तर, 5 प्रश्न 5 उत्तर। किसी भी छात्र का लेखन कौशल को समृद्ध और सुदृढ़ करने का सबसे अच्छा उपाय है उसे कहानी लेखन दे दीजिए। कहानी लेखन जिस बच्चे की अच्छी होगी, समय के साथ वो बच्चा एक बहुत अच्छा लेखक बन सकता है। तो जब तक आप उस छोटे बच्चे को सहायक बिंदु, शब्द बिंदु नहीं देंगे, सहायता शब्द नहीं देंगे, वो बच्चा कहानी लेखन कैसे करेगा। तो उसके लिए 5 कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, इससे भी संबंधित एक गतिविधि थी कि किस तरीके से एक उदाहरण हो जाता। कौन, एक छोटा भी बहुत बार देखा हूँ, घर के बच्चे देखते रहते, एक जादूगरनी होती है जो झाड़ू पर उड़ के आती है ना। तो कौन, एक जादूगरनी, क्या, किस पर आई, झाड़ू पर आई। कब, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, इससे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कब, अमावस की काली रात में। वैसा आपको चित्रबिंदु, छोटे क्लास के लिए चित्रबिंदु देना होगा और बड़े क्लास के लिए आप शब्द दे सकते हैं। शब्दों की सहायता से बच्चे अपनी कल्पना से कहानी रचना करेंगे। कहाँ, शमशान घाट पे जादूगरनी है, चुड़ैल है, तो जाहिर सी बात है कि वो शमशान घाट में ही जाएगी, अच्छी जगह तो वो जाएगी नहीं। और क्यों गई, क्योंकि उसको अमर होने वाली औषधि बनानी थी। तो इस तरीके के जरूरी नहीं ये 5 ही बिंदु रहे, बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं। अब आते हैं भाषाई कौशल में समस्याएं। बहुभाषी परिवेश, क्लास में तो एक भाषा को बोलने वाले बच्चे नहीं आते हैं। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई बच्चा कोठा बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मगही बोलता है, कोई मैथिली बोलता है। अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं, तो उनके परिवेश को स्वीकारिए, उनकी त्रुटियों को स्वीकारिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए। मैं 2 दिन विद्यालय नहीं आई थी, तो एक बच्चा आके बोला, मैम आप कल काहे नहीं आए थे, मैम आप कल काहे नहीं आए थे। तो मैंने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी। तुम भी तो मंगलवार को नहीं आए थे, तुम क्यों नहीं आए थे। मैंने उसके काहे का जवाब काहे भी नहीं दिया। मैंने उससे बोला तुम क्यों नहीं आए थे, बताओ कि तुम क्यों नहीं आए थे। उसने एक बार काहे बोला, मैंने उसके जवाब में काहे क्यों को ही 3 बार डाल दिया। तो चौथी बार जब वो मुझे उत्तर दिया तो उसने क्या कहा कि हाँ मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं आई। आप क्यों नहीं आए थे, ज्यादा तबीयत खराब थी। तो बच्चे की त्रुटियों को स्वीकारिए, उनको बताइए कि आप हिंदी के सही शब्दों का इस्तेमाल करना उनको सिखाइए। बहुभाषिक परिवेश है, बच्चा अपनी भाषा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, उसको सुधरते 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 ही सुधारेंगे। और अपनी अपनी मातृभाषा तो ऐसे सबको आनी चाहिए, लेकिन हिंदी का जो एक सम्मानजनक रूप है वो स्वीकारना भी बहुत जरूरी है। वर्तनी की अशुद्धियां कल देखे थे ना, शोर और शोर, भाषा, ये बहुत ज्यादा ये ऐसी गलतियां होती हैं। इन गलतियों पर उनको हम लोगों को बार बार उनका सुधारीकरण जरूर करना चाहिए। वाचन और लेखन कौशल में एक रूपता, कोई बच्चा होता है जैसे छोटी क्लास में कुछ बच्चे तोतली आवाज में बोलते हैं, तो वो तोतली आवाज में लिख भी देते हैं।
और कई बच्चों का ऐसा होता है कि बड़ी क्लास में भी वो बोलते रहते हैं, तो उनको इसमें सुधारीकरण करना चाहिए, उनको बताना चाहिए ये सर ये ऊपर भी नहीं जा रहा सब जा रही ना एक लास्ट गतिविधि करते हैं, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। ये गतिविधि हम लोग समूह में करेंगे, ये गतिविधि हम लोग समूह में करेंगे। ये समूह में करना है, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा बस, मुश्किल से 1 मिनट। मैंने एक अनुच्छेद दिया है इसमें, एक अनुच्छेद है इसमें। इस अनुच्छेद में कुल मिला के 20 समास पद हैं, 20 समस्त पद हैं, माफ कीजिएगा, 20 समस्त पद हैं। इन समस्त पद का आपको विग्रह करके लिखना है और साथ ही ये भी लिखना है कि वह कौन सा समास है। पूरा बढ़ जाएगा, उसके बाद हम लोग टिक टिक स्टार्ट कर देंगे। हो गया सर? सारे लोग मिलके एक ही कार्य पत्रक में करें, क्योंकि सारे लोग अलग अलग करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। समूह की गतिविधि में हमने विशेष ध्यान दिया है, इसलिए समूह में इस गतिविधि को करें। इस गतिविधि को अगर आप समूह में करेंगे तो करने में मुश्किल से 1 मिनट का समय जाएगा, मुश्किल से। देखते हैं कौन सा समूह जीतकर सिकंदर बनता है। कौन सा समूह है हमारा आज का सिकंदर? 20 है और बहुत आसान आसान है सारे। आपका समय शुरू हो चुका है। सर बोल रहे थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम बढ़ा सकते सर थोड़ा। अच्छा ठीक है, आपके पास 3 मिनट का समय है। मेष संख्या 2 काफी आगे चल रही है अभी। वाह, मेष संख्या 3, मेष संख्या 2 से भी आगे है। 20 है, 20 से ज्यादा नहीं है, 20 ही है हम। 20 का समस्त पद भी लिखना है, समास में विग्रह भी लिखना है ना, और समाज का नाम भी लिखना है। इसलिए मैंने 2 मिनट बढ़ा दिया। हाँ 20 होना चाहिए। थोड़ी सी हाँ, तो ये नाम विग्रह, हाँ ये एक मिनट आपके पूरे हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ 2 मिनट बचा है। अगर कोई भी समूह नहीं कर पाया तो आज की सिकंदर हुई मैं और सारे चॉकलेट हो गए मेरे।
अलग अलग कार्य पत्रक में करने पर आपको समय ज्यादा लग सकता है। दो मिनट होने वाले हैं। तो क्या आपका 1 मिनट 5 सेकेंड से। मेज संख्या 5 के प्रतिभागी भी बहुत तेजी से सारे समाज का नाम लिख रहे हैं, बस उनका थोड़ा सा ही बचा है। जल्दी आइए। जो भी समूह जीतेगा आज का सिकंदर समूह कहलाएगा वो। प्लीज हटो। लास्ट 45 सेकेंड। लास्ट का 45 सेकेंड। हो गया। अरे वाह, हमें आज के सिकंदर मिलकर गए, एकदम उनकी तरह आपकी फोटो ली जाएगी आज। इधर भी हो गए उधर भी हो गए। चलिए, आपके 20 हो गए थे मैम। सर का एक छूटा हुआ है, समाज का नाम आपका छूटा है नहीं, ठीक हो गया है। तो एक छूटा हुआ सफेद पोश। धन्यवाद सर। मेज संख्या 3 का कार्य पत्रक इन्होंने पूरा कर लिया। एक बार जोर से इनके लिए ताली बजाइए, जोर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चॉकलेट देंगे सर। पहला, समाज प्रतिदिन, विद्यालय, अकारण, नालायक। नालायक कौन सा समास होगा? नासमझ, निकम्मा, शुदातुल, यथाशीघ्र, क्रोधाग्नि, आपबीती, तत्पश्चात, वचनामृत, वक्रतुंड, घनघोर, सफेद पोश। सफेद पोश का क्या होगा मैम बताइए? सफेद है पोश जिसका या सफेद पोश वाला? इसमें मुझे भी दुविधा है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अगर सफेद पोश वाला, सफेद पोश वाला तो हो गया, और सफेद पोश वाला जो कोई नेता विशेष हो जाएगा बहुत ही। मेज संख्या ये कितना था? 3 का। एक ही मेज का चाहिए था, सिकंदर को एक ही मेज बना है। बिल्कुल सर। चॉकलेट, बिल्कुल आप लोग चॉकलेट के सच्चे अधिकारी हैं। आपको मुझे तो लगा कि ये चॉकलेट वापस मैं ही लेकर जाऊंगी, लेकिन मिल गया। धन्यवाद इतना उत्साह दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाय रे व्याकरण, ये सबसे बड़ी समस्या है।
कमी को देखते हुए सत्र को यही समाप्त करती हूँ मैं। यह मेरे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है कि आप जैसे ज्ञानी विद्वानजनों के समकक्ष मुझे अपने मंतव्य को प्रस्तुत करने का अवसर मिला। मैं पुनः अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा सहयोग देकर और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, अगर मेरी बातों से कोई भी आहत हुए तो माफ करेंगे। श्रुति झा की प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय रही और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल स्पष्ट और सहज शब्दों का प्रयोग करते हुए श्रुति ने अपना सत्र पूरा किया। और इसके बाद सौरभ पाठक जी आप आ जाए अगले सत्र के लिए। सौरभ पाठक जी। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। धन्यवाद। सभी लोगों ने पद्य के बारे में बहुत ज्यादा बातचीत कर ली है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना पद्य से हटके कुछ अलग चीजों पे बात की जाए। तो हमने अपने जो विषय का चयन किया है, हम गद्य पढ़ाएंगे, गद्य के बारे में बताएंगे। तो तैयार हैं सभी लोग? सभी लोग तो गद्य की जब बात हो रही है तो आप लोगों से बस एक छोटा सा प्रश्न है, ये बताने का प्रयास करें कि हमारी जो प्राचीन रचनाएं हैं उनकी भाषा क्या है। हमारी जो जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं, चाहे वो महाभारत हुआ, रामायण हुआ या जो भी चीजें हैं, उनमें जो भाषा यूज की गई, क्या वो गद्य की थी या पद्य की? जी हाँ, पद्य की थी। लेकिन क्या कभी आपने जानने का ये प्रयास किया है
कि क्या उस समय गद्य बिल्कुल नहीं था? गद्य था कि नहीं था? गद्य था, लेकिन गद्य को प्रस्तुत करने का कोई तरीका अपने पास नहीं था। वजह क्या थी? वजह थी उस समय जो चल रही प्रवृत्तियां थी। जैसे दरबारी साहित्य की अगर हम बात करें तो दरबारी साहित्य में क्या होता? हमारे कोई भी कवि किसी राजा महाराजा के दरबार में रहा करते थे और जितना वो उनकी प्रशंसा करते थे, जितना उनकी बटरिंग करते थे, उतना ही ज्यादा उनको सम्मान मिलता था, उतना ही यश मिलता था, उतना ही धन मिलता था। और गद्य सुनने भर का किसी के पास समय नहीं, क्योंकि गद्य तो भाई विचार होता है, तो वहां तो सब लयात्मक चाहिए था, वहां तो सारी चीजें पद्य में चाहिए थी। तो गद्य को उस समय कोई इस तरह पसंद भी नहीं करता था। ये वजह थी कि गद्य के विकास के लिए या गद्य को जो विस्तार या विकास मिलना चाहिए था वो उतना नहीं मिला जितना कि पद्य को मिला। इसीलिए उस समय का एक बहुत बड़ा महात्मा जो था वो पद्य साहित्य की तरफ आकर्षित हुआ। लेकिन क्या गद्य था या नहीं था, इस प्रश्न को अगर बहुत ज्यादा स्पष्ट किया जाए तो आप चले आइए सीधे भारतेंदु पूर्व के युग में। उससे पहले हम थोड़ा सा गद्य के बारे में आपको बताना चाहते हैं। गद्य है क्या? तो वास्तव में गद्य का मतलब होता है स्पष्ट करना। गद्य बनता किससे है? तो जब आप गद्य धातु में यत प्रत्यय का योग करते हैं तो गद्य का निर्माण, ये इसका तत्व है। मतलब गद्य के जो तत्व है वो यही है कि हम गद्य प्रत्यय में यत का जब योग करेंगे तो गद्य बनेगा। गद्य की अगर बात चली जाए तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो भी छंद लय ताल से मुक्त रचना है वो सब गद्य हो, ऐसा है? अगर छंद लय ताल से मुक्त हुआ कुछ तो क्या वो गद्य हो जाएगा? तो क्या अनिवार्य शर्त होनी चाहिए गद्य होने की? एक सी, हाँ बोलिए जी। हाँ, मतलब स्पष्ट होना चाहिए और व्यवस्थित होना चाहिए और जो भी आप कहिए उसका कोई मतलब निकलना चाहिए, ये गद्य हो। जैसे एक लाइन देखिए, गद्य और पद्य का कितना स्पष्ट आपको हो जाएगा। देखिएगा कि मैं पहाड़ियों पर अकेले घूमता रहा, ये गद्य है कि पद्य? मैं पहाड़ियों पर अकेले घूमता रहा। और एक हम बोल रहे हैं कि मैं एक बादल की तरह अकेला, मैं एक बादल की तरह अकेला, जो मैं एक बादल की तरह अकेला हूं जो ऊंची घाटियों और पहाड़ियों पर फिरता रहता। तो अब गद्य और पद्य का अंतर इस छोटे से वाक्य से आपका स्पष्ट हुआ, ये हुआ। उसके बाद गद्य है क्या? तो गद्य वास्तव में एक विचार है। गद्य विचार है और गद्य और पद्य में जो सबसे बड़ा अंतर सामने आता है ना वो इसी चीज का कि पद्य आपके भावों को पकड़े जबकि गद्य आपके विचारों को पकड़े। अगर हम गद्य के सफर की बात करें तो चल रहा है, देखिए गद्य के सफर की बात करें, गद्य वास्तव में प्रकाश में आया है। भारतेंदु युग की अगर आप बात करिए तो कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को गद्य का पितामह बोला जाता है। कितने लोग सहमत? मैं सहमत है ना? आप सहमत है? मैं चलिए, तो अगर हम गद्य की बात करें तो गद्य का जो सफर है वो सबसे पहली बार राम प्रसाद निरंजनी की एक रचना थी भाषा योग वशिष्ठ, जहां जो अभी की हिंदी आपको जो दिखाई दे रही है वो उसके सबसे समानांतर आती है। उससे पहले जो भी गद्य साहित्य आप पढ़िएगा उस कहीं पे भी आपको कोई मतलब सामंजस्य दिखेगा नहीं। वो क्या लिख रहे हैं, क्या आपको बताना चाह रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि भाषा भी क्लियर नहीं, भाषा भी तो स्पष्ट नहीं है। तो जब भाषा स्पष्ट है ही नहीं, और दूसरी बात है कि आपकी जो विषय वस्तु और क्लियर नहीं, तो ना तो भाषा का कोई वो और ना आपकी विषय वस्तु क्लियर है, तो ऐसे में जो रचनाएं लिखी जाएंगी वो कहां तक आपको समझ में आएगी। इसी वजह से अब देखिए, प्लीज सुन लीजिए, बड़ा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों के लिए। हम आपको सारी पीपीटी दे देंगे सर, परेशान ना हो। 41-42 पेज की पीपीटी है, सब दे देंगे आपको, बहुत रिसर्च। चलिए,
तो अब यहाँ पर देखिए कि राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है वो 1741 में आती है, भाषा योग वशिष्ठ में। और भाषा योग वशिष्ठ के पास जब आप पहुंचिएगा तो आप देखिएगा कि वो हिंदी जो है वो आज की हिंदी के आपको बराबर तो नहीं दिखेगी, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत 21 मतलब 19-20 समझिए वहां तक पहुंच जाता है। इसके बाद 4 मई सन 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 4 मई सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज सामने आता है और उसके 3 सबसे बड़े राइटर्स, उसके 3 सबसे बड़े लेखक, भाषा मैम पता है? बोलिए बोलिए। हाँ, जो 3 देखिए, जो 3, हाँ बोलिए, बिल्कुल सही। तीनों की रचनाएं क्या है? तीनों की रचनाएं, चलिए देखिए, तो जो 3 सबसे बड़े रचनाकार समझ में आए उस समय आते हैं वो है लल्लूलाल, सदर मिश्रा और एक उन्हीं के साथ में थे इंशाउल्लाह खां। ये 3 लोग सामने आए। लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर, सदा सुखलाल यानी सुख सागर और इंशाउल्लाह खान यानी रानी केतकी की कहानी। और ये तीनों रचनाएं जो होती हैं, इन्होंने सही मायने में हिंदी को उसका स्वरूप प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, 4 थे लेकिन 3 को सबसे ज्यादा माना जाता है, हमें पता है। हम सदर मिश्रा को छोड़ के बोल रहे हैं, हमें पता है, हम अच्छे जान अब कहां पहुंचे। चलिए, अब इसके बाद देखिए हम आपको एक रचना सुनाते हैं, धूमिल की एक रचना है, और अब आपको गद्य समझ में आएगा कि गद्य कहां पहुंच रहा है। देखिए, बाबूजी धूमिल एक रचना लिखते हैं, वो कहते हैं कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में, देखिए रचना देखिए कहां है, कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने है मरम्मत के लिए खड़ा। धूमिल लिखते हैं इसको, और ये हिंदी अब आप मिलाइए कि कहां पहुंच रहे। एक बार फिर से दोहराऊं कि बढ़ूं? मैंने कहा कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा। तो ये, हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे? नहीं, जो मेरे सामने, कहीं किताब नहीं, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा। तो यहाँ धूमिल देखिए कहां तक पहुंच गए। ये जो साहित्य है वास्तव में यहां से हिंदी जो है वो अपना स्वरूप पा रही है। इसके बाद आप आ जाइए, आरंभिक गद्य साहित्य की कुछ रचनाओं से आपको परिचित कराना चाहूंगा। इसमें है भुवनेश्वर जी की तांबे का कीड़ा, जो 1946 में उन्होंने लिखा। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजा 1963, आधे अधूरे सन 1969। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी 1974 में लिखते हैं। मणि मधुकर खोल पुलमपुरा 1979 में। स्वदेश दीपक कोर्ट मार्शल लिखा इन्होंने 1991 में, यानी 1991 में। सुरेंद्र वर्मा सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जरूर पढ़िएगा, बहुत लाजवाब रचना है। और इसके बाद विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल। अब आप आ जाइए ऐसी रचनाएं जिन्होंने लोगों को मजबूर की कि वो हिंदी सीखें, जिनकी अपनी भाषा कभी हिंदी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन रचनाओं को पढ़ने और समझने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी है। इसमें सबसे बड़ी जो रचना है वो है चंद्रकांता। कहा जाता है कि चंद्रकांता की प्रसिद्धि एक समय इस तरह से थी कि गैर भाषी, जो गैर हिंदी भाषी थे, उन्होंने भी हिंदी सीखी थी उसको पढ़ने के लिए। तो चंद्रकांता का एक बहुत बड़ा श्रेय है लोगों को हिंदी की तरफ आकर्षित करने के लिए। इसके बाद आप चलाइए, अब हम आते हैं कि क्या है वास्तव में गद्य, क्या उसके संरचना के तत्व क्या। आ जाओ, कुछ ज्यादा ही तेज आ रहा हूं, चलो ना। अरे यही ना, हमको आप काहे दे देते टाइम। चलिए, हमको सर लिमिट मत दिया करिए, हमको बोलने दिया। अरे आप तो सागर है, साथ पास है।
ठीक है सर, जो आ गया। चलिए, तो गद्य संरचना के तत्वों के बारे में बात करें। गद्य संरचना के तत्वों के बारे में बात करते हैं। पहला, विचार तत्व। कोई भी रचनाकार जब कोई रचना लिखता है तो उसके पीछे उसको लिखने की वजह क्या थी, क्यों उसने उसको लिखा, ये उस रचना का विचार तत्व है। अगर किसी महान रचनाकार ने कोई रचना लिखी तो उस रचना को लिखने के पीछे का उसका क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था, ये होता है गद्य का विचार तत्व। विचार तत्व के बिना कोई गद्य नहीं लिखा जाता। दूसरी चीज है भाषा। भाषा क्या है? तो भाषा वास्तव में विषय वस्तु पर ही आधारित है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र का कुछ लिख रहे हैं तो आपकी भाषा निश्चित तौर पे ग्रामीण में जाएगी। अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो शहरी परिवेश के अनुकूल लिखा जाएगा। मतलब यह है कि जो भाषा होगी वो हमेशा गद्य के जो विषय वस्तु है उसके समानांतर चलती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र की भाषा ग्रामीण में जाएगी, शहरी की शहरी में जाएगी, और जो जिस तरह की है वहां जाएगी। इसके बाद है शैलियां। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है उसकी शैली। शैली क्या है? अगर एक साहू सर, शैली क्या है? अब देखिए कि अगर मान लीजिए कोई एक विषय पर, ध्यान से देखिए कि अगर कोई एक विषय पर अलग अलग रचनाकारों से आप लिखवाइए, विषय एक है, अलग अलग रचनाकार हैं और अलग अलग शैली में लिख रहे हैं, तो वो सारी चीजें, उसके तत्व बदल जाएंगे। मैम आप कभी भी लिखवा के देख लीजिए, विचार एक है, विषय वस्तु हमारी एक, लेकिन हमने अलग अलग रचनाकारों से लिखवाया और उनसे कहा कि आप अलग अलग शैलियों में लिख के दीजिए। आप देखिए कि इसका जो तत्व होगा वो पूरी तरीके से सभी में एक समानांतर नहीं होगा, सारे तत्व बदले होंगे। तो ये होती है शैली की खूबी। यहाँ पे जो गद्य का जो सबसे बड़ा चीज है वो होती है उसकी भाषा। भाषा बहुत तरह की होती है। आप समासिक भाषा का यूज कर सकते हैं, अनगढ़ भाषा है, या आप क्षेत्रीय भाषाओं से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ देखिए मैं कुछ दिखा देता हूं। ये विचार तत्व हो गया और ये हो गई भाषा। देखिए मैम, पता नहीं किसको रिकॉर्ड कर रहा है, आपको रिकॉर्ड किसको और रिकॉर्ड हो भी नहीं रहा। वही तो बोल रहे हैं। चलिए हम यहाँ होगा तो अब यहाँ पर देखिए, ये भाषा है समासिक भाषा। समासिक भाषा हो गई। इसके बाद अनगढ़ भाषा, क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा का देखिए, ये बाल गोविंद भगत से हमने लिया इस लाइन को। औरतें कलेवा लेकर पेड़ पर बैठी हुई, ठंडी पुरवाई चल रही है, हलवाओं के पर ताल से उठने लगते। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में इन्होंने यूज किया था। इसके बाद अनगढ़ भाषा में देखिए, नेताजी का चश्मा, सत्यप्रकाश स्वयं प्रकाश क्या लिखते हैं कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़ी चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। ये नेताजी का चश्मा में यूज किया गया। क्षेत्रीय भाषा में देखिए, क्षेत्रीय भाषा में पूरब में लोही लग गई, पूरब में लोही लग गई। और यहाँ देखिए एक और देखिएगा, नौबत खाने में इबादत। यहाँ पर व्यक्ति चित्र यतीन्द्र मिश्रा क्या लिखते हैं बिस्मिल्लाह खां को, जब वो समझा रहे हैं बिस्मिल्लाह खां किसको क्या कह रहे हैं, दर्द पकड़े, भारत रत्न हमको सहैया पर मिला है, लुंगिया पे थोड़ा ना। भाषा देख रहे हैं, ये सारी भाषाएं दिख रही है किस तरीके से। और अभी हमको ये सीएमसी में भी उठा था कि कई बार जब हम भाषा पे लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक दिखाते हैं, आप ये भाषा देखिएगा, यहाँ पर देखिए नवाब साहब वाली लाइन देखिए। नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकीन। सकीन ये क्या वर्ड है, सब अरबी वर्ड है, हम आपको बता रहे हैं। नामुराद मेरे पर बोझ डाल देता है, लखनवी अंदाज यशपाल लिख रहे हैं इसको। सीएमसी में भी जब चर्चा चल रही थी तो कोई महोदय थे खड़े हुए, उन्होंने बोला कि सर बहुत से ऐसे रचनाकार होते हैं जो क्षेत्रीय भाषा, ग्रामीण भाषा और कई बार तो इस तरह की भाषा जो साहित्य के अनुकूल नहीं होती उसका भी समावेश करें, तो क्या ये सही है? आपको क्या लगता है?
बहुत बढ़िया। लेकिन हम यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगे। देखिए नवाब साहब जो है हमारे, ये क्या कह रहे हैं, नवाब साहब ने कहा, नवाब साहब की जो भाषा है ये शुद्ध उर्दू और अरबी मिक्स बोल रहे हैं, लेकिन अगर इनकी भाषा को हम बदल दे तो कैसा चलेगा। देखिए नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, हीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील। अब सकील का क्या मतलब? सकील अरबी वर्ड जो है उसका मतलब होता है जो आसानी से न बचे। कैसा लगता है? एक सकील वर्ड था और एक है कि आसानी से न बचे। दूसरी तरफ देखिए नामुराद, क्या वर्ड है नामुराद? मेदे, मेदे मतलब होता है अमाशय, ठीक है, पर बोझ डालता। अगर हम इनकी अरबी भाषा को बदलें और इनकी जगह हिंदी को मिक्स करें। नहीं सर, एक्चुअल में ये लखनऊ के नवाब जो है, लखनऊ के नवाब मुस्लिम था, इसलिए उसने उर्दू भाषा का प्रयोग करके उनके व्यक्तित्व को वहां दर्शाया। बिल्कुल मैम, और ये भी है कि अगर हम इनकी भाषा को परिवर्तित कर देना, इनके ये जो सकील या मेदे वाला जो शब्द है इसको अगर हम बदल दें तो फिर इसकी देखिए इसकी जो सुंदरता सब खत्म हो गया। इस वजह से जो भी हमारा रचनाकार होता है या जो हमारा कवि होता है वो हमेशा देश काल परिस्थिति को सामने रखते हुए अपनी रचनाएं करता है, और वो जहां है वो सही है। और वास्तव में हमारे साहित्य की सबसे बड़ी सुंदरता भी यही है। हिंदी तो इसी वजह से जानी जाती है, हिंदी के पास जितना दूसरी भाषाओं के शब्द है शायद दुनिया की किसी भाषा में इतना हो। आप हिंदी में लिख रहे हो, कहीं इंग्लिश में कोई कोटेशन दे दीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो और हिंदी का कोई कोटेशन दे दीजिए, आप देखिए फिर क्या हो। सर आंचलिक विशेष की विशेषता क्या कह रहे हैं? उसको इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश। बिल्कुल सर। अब एक भाषा और है हमारे साहित्य की, प्लीज सुनिए, मन अच्छा लगेगा। एक व्यंग का एक एग्जांपल दूं मैं भाषा के थ्रू आपको। सर व्यंग का एक एग्जांपल दूं, चलिए ये देखिए एक रचना है, आप लोगों ने भी देखी होगी इसको। देखिए ये व्यंग है, व्यंग से तो सभी लोग परिचित हैं, हिंदी साहित्य की विधा व्यंग। किसी व्यंगकार का नाम बताइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और किन्हीं का? हरशंकर परसाई को सब लोग जानता है, किन्हीं ऐसे का नाम बताइए जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहाँ देखिए व्यंग भाषा, यहाँ देखिए व्यंग्यात्मकता क्या होती है। गोदान होता है ना, गोदान, पूंछ पकड़ के स्वर्ग की यात्रा, चलिए करा देते हैं स्वर्ग की। देखिए यमपुर की यात्रा लेख में, देखिए यमपुर की यात्रा लेख में बैतरणी पार करते समय लेखक को वहां का प्रधान जो है वो रोक दिया। उनको जाना था कहीं, उनका टिकट है स्वर्ग जा रहा था, और बीच में जब प्रधान मिला तो कहा नहीं रुको, यही रुक गया बेचारा। क्यों रोक दिया? प्रश्न है। पूछा क्या तुमने गोदान किया है? अरे गोदान उदान करके आए हो, बिना उसके स्वर्ग में परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं जा सकते। क्या कहता है? अब भाई हमारे राधाचरण गोस्वामी, व्यंग का अगर वास्तव में व्यंग किसी के साहित्य में सबसे पहले प्रस्फुटित होता है तो राधाचरण गोस्वामी के साहित्य में होता है। जाके पढ़िए, यहाँ पे कहते हैं, अब ऐसी बात है कि भाई गोदान नहीं हुआ तो स्वर्ग नहीं जा सकते, गोदान नहीं हुआ तो स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रश्न किससे है? राधाचरण गोस्वामी से, जो अपने में खुद ही वो है। अब सुनिए क्या कह रहे साहब, प्रथम प्रश्न तो सुन लीजिए। अब उनसे कह रहे, किनसे? जो प्रधान वहां बैठे हुए। प्रथम प्रश्न तो सुन लीजिए, गोदान का कारण क्या? और यदि गौ की पूंछ पकड़कर पार उतर जाते हैं तो बैल से काहे नहीं उतर सकते? बैल से क्यों नहीं उतर सकते? और अगर मान लीजिए कि बैल से भी उतर सकते हैं तो कुत्ते ने क्या चोरी की है? कुत्ते ने क्या चोरी की है? ये होता है व्यंग। कुत्ते ने क्या चोरी की है भाई? अगर गौ की पूंछ पकड़कर स्वर्ग पहुंच गए तो बैल से काहे नहीं? और अगर बैल की भी पकड़ के जा सकते तो फिर कुत्ता काहे नहीं? ये होता है राधाचरण गोस्वामी का व्यंग। अब यहाँ पर देखिए लॉर्ड कर्जन के से रिलेटेड बालमुकुंद गुप्त लिखते हैं कि कितने, आप लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते हैं? जब भारत में अंग्रेज मतलब हुआ करते थे तो लॉर्ड कर्जन के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। लॉर्ड कर्जन एक टाइम में
भारत में इंग्लिश शासन का, मतलब अंग्रेजी शासन का वो प्रतिनिधित्व करता था वो व्यक्ति अकेला, वो इतनी बड़ी चीज थी। लेकिन लॉर्ड कर्जन की कहा जाती है, जब उनकी विदाई हुई ना तो कोई उनको पूछ नहीं रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था, यहाँ तक कि उनकी इंग्लैंड में भी कोई इज्जत नहीं। अब उस पे देखिए क्या बोलते हैं लॉर्ड कर्जन, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, विदाई संभाषण। माने कोई पूछ नहीं रहा आपको। भारत में सब पूछ रहा था वो लॉर्ड कर्जन को इंग्लैंड में ही उनकी इज्जत नहीं थी, जहाँ से वो आए थे वही उनका सम्मान नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन को भारत में काहे कि पूछेगा मैं? नहीं, भारत की विशेषता, भारत की संस्कृति की विशेषता दिखाई गई है। यहाँ पर आपने इतना अत्याचार किया है, बंगाल विभाजन कर दिया है, इतनी जनता की गिराती रही, आपने सुना नहीं। हमने ये भी सोचा कि अब दोबारा जीत कर नहीं आएंगे, फिर भी आए, फिर भी हमने अपने राजा से ज्यादा समझ के मजिस्ट्रेट के बराबर उसका दर्जा था, फिर भी हमने उसको इतना सम्मान दिया। तो आप इतना ऊंचा से इतना नीचे गिर रहे हैं अभी, फिर भी अभी जाते समय हमें करुणा आ रही है। एक गाय का उदाहरण दिया, गाय को भी अगर बरकटी गाय हट गई तो उसके बिना वो जी नहीं सक रहा है। यहाँ गाय की ये स्थिति है तो सोचिए हम प्राणियों की क्या स्थिति होगी। क्या माय लॉर्ड आपके देश की भी यही संस्कृति है? क्या आपके देश के लोग भी क्या ऐसे हैं? उस पर जब विचार करने के लिए करा, हमारी भारतीय संस्कृति को देखो, क्या आप मेरे अगेंस्ट में हमेशा जाते रहे, फिर भी हम पूजनीय बनाकर हम सम्मानित पोस्ट पर रखे, हमेशा सम्मान किए, हमेशा आदर किए हैं। लेकिन आप जहाँ इंग्लैंड से भेजे गए हो यहाँ पर शासन करने के लिए, वहाँ ही तुमको एक अदना सा सिपाही को नियुक्ति करने करने देने के कारण तुमको यहाँ तुम्हारी मैडम यहाँ से जब लॉर्ड कर्जन जब यहाँ से गए थे तो उनकी बहुत दुर्गति हुई, यहाँ पे भी भारत में भी। मैम इतिहास उठा के देखिए, हम लोग पढ़े हैं। चलिए अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए अब भाषा में, एक मिनट प्लीज, भाषा के बारे में, भाषा क्लियर हो गई। भाषा में अगर किसी को कुछ भी है तो देखिए व्यंग्यात्मक शैली हमने यहाँ दिखा दी। इसके बाद शैलियों की बात होती है, कितनी शैलियों पर अभी जो है, अभी तो बहुत सी शैलियां हो गई, लेकिन जो प्रमुख शैलियां उनके बारे में बात होगी। जैसे वर्णनात्मक शैली हुई, वर्णनात्मक शैलियों में हम किसी भी चीज का वर्णन करते हैं। विचारात्मक शैलियां हो गई, जिनमें हम विचार या किसी विचार से प्रेरित, हम किसी विचार से प्रेरित होते हैं और उसको अपने साहित्य या अपनी रचना का विषय बना लेते हैं। कथात्मक शैली हो गई, कथा के तौर पे हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसी तरह से लास्ट जो होती है वो होती है भावात्मक शैली, जहाँ हमारे इमोशंस कलम के थ्रू कागज पे उकेरे जाते हैं। इसके बाद जो अगली बात है, अब है तो बहुत कुछ, टाइम भी पता नहीं कितना टाइम है सर, बताइए, है ना? 20 मिनट में हम कम से कम इतना तो बता ही देंगे कि गद्य शैली के कितने, जो उसकी शिक्षण विधियां वो कितने प्रकार की, ठीक है? तो हाँ, शिक्षण विधि बताते हैं, बस ये गद्य शिक्षण का महत्व बता देते, उसका वो भी बता देते। तो देखिए गद्य शिक्षण का महत्व क्या है। सबसे पहली बात है कि गद्य भी हमारे समाज का दर्पण है, समाज का दर्पण है। दूसरी चीज है, इसके थ्रू हम भाषा शिक्षण कर सकते हैं। इन सारी चीजों के साथ ये मनोरंजन का भी काम करता है। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और गद्य एक ऐसी विधा है जिनसे इन चारों कौशलों का विकास होता है। इसके बाद चरित्र निर्माण, या इसी के साथ हम लोग चरित्र चित्रण भी सीख लेते हैं। शुद्ध उच्चारण, पठन कला का अभ्यास, शब्द भंडार में वृद्धि, सूक्ति, मुहावरे, लोकोक्तियां, लेखन शैली, वाक्य संरचना, इन सारी चीजों का विस्तार आप गद्य के माध्यम से कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप गद्य के माध्यम से मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा अपनी प्रभावशाली अभिव्यक्ति जो है ये भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। स्वाध्याय, अर्थ ग्रहण, ये सारे चीज का जो विस्तार है ये गद्य शिक्षण के थ्रू हम करा सकते हैं बच्चों के अंदर। इसके बाद मैडम ने कहा कि हम गद्य शिक्षण की जो प्रमुख पद्धतियां हैं उनके बारे में बता दें। चलिए, गद्य शिक्षण की महत्व हो गया। एक मिनट, गद्य शिक्षण की जो प्रमुख
पद्धति है वो 5 प्रकार की, 5 प्रमुख पद्धतियां जो हैं उनके माध्यम से गद्य पढ़ाई। 5 प्रमुख हैं, नोट करना चाहे नोट भी कर लें, काम भी आएगा। क्योंकि अक्सर जो है हम लोग पढ़ाते उसी शैली में, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वास्तव में जो हम पढ़ा रहे हैं वो गद्य पढ़ाने की कौन सी शैली है। सभी लोग कक्षा में जाते हैं, सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो किताब लिए सब कुछ अपने बता दिए, सब कुछ अपने बता दिए, मतलब उसकी व्याख्या भी कर दिए, अर्थ भी बता दिए, वाचन भी कर दिए, सब कुछ कर दिए, बच्चों के लिए कुछ नहीं। तो इस तरह की पद्धति को हमारे मतलब जो शिक्षण विधान है उसमें अमनोवैज्ञानिक पद्धति बोलते हैं। अमनोवैज्ञानिक पद्धति होने का इसके सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इसमें बच्चा निष्क्रिय है, और अगर बच्चा निष्क्रिय है तो वो कभी भी मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति के अंतर्गत नहीं आता। दूसरी जो पद्धति है वो है व्याख्या। इसमें आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अभी तक आपने शब्दों के अर्थ बताया, बच्चों के थोड़े मोटे जो काठिन्य निवारण था उसका आपने किया, लेकिन जब आप व्याख्या पद्धति पे आएंगे तो आप उसके साथ साथ अब पद में कौन सा समास है, कौन उपसर्ग है, कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्तियां हैं, इन सारी चीजों को भी बताते हैं। मतलब एक तरीके से समझिए कि ये अर्थकथन पद्धति का एक विकसित रूप है। लेकिन फिर वही समस्या, बच्चा फिर निष्क्रिय, बच्चा कुछ नहीं कर रहा, और बच्चा कुछ नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एक अमनोवैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। शिक्षण पद्धति के लिए एक सबसे बड़ी जो अनिवार्य शर्त है उसमें ये है कि आप अभी जो तीसरी जो शैली हम बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर शैली कहते हैं इसको। प्रश्नोत्तर शैली क्या है कि प्रश्नोत्तर शैली में हम पहले प्रश्न पूछते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से हम ये जानते हैं कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, और पूर्व ज्ञान के साथ जो नवीन ज्ञान है उसको हम ऐड ऑन या जोड़ते चलते हैं, उसको हम जोड़ते चलते हैं। इस जोड़ने से क्या होता है कि बच्चे का एक क्रमिक विकास की उसको कितना पहले से पता है, उसके ऊपर वो परत दर परत बढ़ता जाता है। इसके बाद प्रश्नोत्तर शैली के बाद एक पद्धति और आती है जिसको हम लोग कहते हैं समीक्षा पद्धति। अब ये समीक्षा पद्धति जो है ये वास्तव में माध्यमिक कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी पद्धति कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें बच्चे ही सब कुछ करेंगे, इसमें बच्चे ही सब कुछ करेंगे। हाँ, आप ये कह रहे होंगे बच्चे सब कुछ करेंगे तो फिर हमारा क्या रोल है? बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को जहां आपको उनको कुछ बताना नहीं है, जो जहां बच्चों की समस्या है वहां आपको कुछ नहीं बताना, आपको कुछ ऐसी क्रियाविधि अपनानी है कि बच्चे जो है स्वयं से उसका जवाब दे दें। माने आप ऐसी कुछ क्रियाविधि उनसे कराएंगे, कुछ उनको दिखाएंगे, मानचित्र दिखाएंगे या कोई अलग एक्टिविटीज कराएंगे जिनके थ्रू अब बच्चे जो हैं वो स्वयं आपके प्रश्न का जवाब या तो दे देंगे या उसके बहुत करीब तक पहुंच जाएंगे, और जहां वो नहीं पहुंचे वहां उनको आपको पहुंचाना है। यही समीक्षा प्रणाली, जो समीक्षा विधि है वो यही कि बच्चों से ही आप प्रश्न के उत्तर निकलवाइए। हाँ, आप सीधे उत्तर ना बता करके आप ऐसी परिस्थितियां पैदा करिए या ऐसी चीजें दिखाइए, ऐसी एक्टिविटीज कराइए कि बच्चे स्वयं उसका उत्तर देने में समर्थ हो जाए। और जो सबसे लास्ट की पद्धति है, जो सबसे लास्ट की पद्धति है जिसमें हम ये सारी पद्धतियों को मिक्स कर, सारी पद्धतियां जो होंगी हमारी इसमें मिक्स हो जाएंगी। और इस पद्धति के माध्यम से हमने जो बाकी की 4 प्रणालियां अपनाई थी आज तक, जो 4 प्रणाली हम बता रहे हैं, जिसमें हमने बच्चों को बताया, बच्चों से व्याख्या भी करवाई, अपने भी बताया, और ये 5वीं पद्धति में हम चारों पद्धतियों को मिक्स कर देते हैं ताकि बच्चों ये पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि भी कहलाती है। समीक्षा मतलब इसको जो है एक तरीके से कहिए संकलन पद्धति कहते हैं, और इस पद्धति में हम बाकी चारों पद्धतियों को आपस में मिक्स करके तब बच्चों को बताते हैं। इससे क्या होता है कि जहां जिसको जिस तरह की जरूरत है वो विधि उसको मिल जाती है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपका बच्चा उसका जवाब दे सकता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने अलग अलग भाव दिशा ये सब बना के परिस्थितियां बना के बच्चों के मुंह से उत्तर निकलवा लिया,
लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि जिनके उत्तर सचमुच बच्चे नहीं दे सकते हैं या उनके उत्तर उनको नहीं आ रहा, तो आप उनकी मदद कर दीजिए, आप बता दीजिए। इससे क्या होगा कि जो सीखने सिखाने का क्रम है ये इसमें दोनों चलेगा, मतलब दोनों एक्टिव होंगे, बच्चा भी एक्टिव होगा और आप भी एक्टिव रहेंगे। तो ये सिखाने की सबसे अच्छी विधि कहलाती है। दो पद्धतियां याद रखिएगा, पहले समीक्षा और दूसरा संकलन। समीक्षा पद्धति में आपने पहली बार बच्चों को ऐसी चिंतन मनन की जो है आप परिस्थिति प्रदान की, उनको उनके अनुकूल बनाया, जिसकी वजह से बच्चा भी एक्टिव हुआ। और बच्चे का एक्टिव होना मैडम बहुत जरूरी है, बच्चा एक्टिव होना ही चाहिए। अगर आपने ही सारे प्रश्न उत्तर करा दिए, आपने सारा व्याकरण लिखवा दिया, आप ही ने पढ़ लिया, आप समास संधि सब कुछ आप बता दे रहे हैं, तो फिर बच्चे का क्या रोल? बच्चा तो केवल बस वो एक समझिए कि आप एक यूएसबी कॉपी कर, क्योंकि शिक्षण की वो पद्धति सबसे अच्छी है जिसमें आपके साथ साथ बच्चा भी एक्टिव है, बच्चे को भी उस तरह की मतलब परिस्थितियां मिल रही हैं जिसमें वो सक्रिय रह रहा, तो ये पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कहलाती। ठीक है, इसके अलावा कितना टाइम और बढ़ा है, चलिए। हाँ, अरे बहुत कंटेंट है सर, आप यहाँ कहिएगा हम 2-4 घंटा बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुन लीजिए ध्यान से। कुछ प्रमुख गद्य की प्रमुख विधाएं, ये हमारा यहाँ तक हो गया। हमने शिक्षण बता दिया कि कितने तरीके से शिक्षण होते हैं, हमने आपको ये बता दिया कि वास्तव में गद्य क्या है, और इसके बाद है गद्य की प्रमुख विधाएं। गद्य की कुछ विधाओं के नाम आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए क्या क्या है। चलिए, सब तक माइक पहुंचाइए, सब लोग थोड़ा एक्टिव है, सब तक माइक पहुंचा दिए, सब लोग बोले। हमने सुन लीजिए थोड़ा सा, हमने आप लोगों से पूछी कि गद्य की कुछ प्रमुख विधाओं के नाम बताएं। कुछ गद्य की कुछ प्रमुख विधाएं, जिनको भी बताना बताएं, देखा जाए कि क्या बचा रह जाए। अरे वाह, जवाब है आप लोग देख रहे हैं। चलिए आप बताइए, चलिए। हाँ, और बताएं। चलिए कुछ पद्धतियां हम भी बता दें, आप लोगों ने बताया, बढ़िया बताया, बहुत अच्छा बताया। अब कुछ पद्धतियां हमसे भी सुन लीजिए, कहानी वानी भी सम्मिलित होगी मेरे में भी। तो देखिए कितनी पद्धतियां, कहानी, जीवन, जीवनी, डायरी लेखन, आत्मकथा, रेखा चित्र, आलोचना, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, कहानी, लघु कथा, विज्ञान कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी, प्रहसन, व्यंग्य और पत्रविधा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 25 हिंदी की जो गद्य विधाएं, जो प्रमुख 25 गद्य विधाएं हैं, उनके बारे में बताया। मैंने बताया आपको निबंध, जीवनी, डायरी लेखन, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना, रिपोर्टाज, साक्षात्कार, कहानी, लघु कथा, विज्ञान कथा, उपन्यास, नाटक, एकांकी, प्रहसन, व्यंग्य और पत्रविधा। ये 25 प्रमुख जो हिंदी की विधाएं हैं वो हमने आपको बता दी। अच्छा एक बात बताइए, हिंदी जो देवनागरी लिपि है, अ आ इ ई उ, इसका सबसे पहला जिक्र कहाँ होता है? विधा तो बहुत सी है, लेकिन अगर ये कहा जाए जवाब संस्कृत में छिपा हुआ है, क्योंकि हमारी जो भाषा है उसकी जननी तो संस्कृत ही है। तो आप ये बता सकते हैं क्या कि सबसे पहले देवनागरी लिपि या जो हमारे अ आ इ ई है, ये ध्वनि कहाँ दिखाई पड़ती, कहाँ मिलता है? कोई भी बताए। हाँ, कहाँ पे? गुजरात में। अच्छा, और कोई? सबसे पहले इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? जय भट्ट शिलालेख में। वो शिलालेख है, बहुत बढ़िया बताया आपने, लेकिन हम आपको थोड़ा सा और पहले ले चले। चलिए अब सुनिए, इन्होंने बताया जय भट्ट के लेख में मिला था, सही है, बढ़िया है। आधुनिक जो अभी कुछ टूटा फूटा चिन्ह अगर इधर उधर कर दिया जाए तो माहेश्वर सूत्र में सबसे पहली बार चर्चा होती है हिंदी की जितनी भी लिपियां हैं। सुना दूं क्या आपको?
चलिए सुन लीजिए। हिंदी में जो पाणिनि के बारे में आप लोग जानते होंगे, संस्कृत के महान विद्वान, साधना किए। साधना करने के बाद डमरू भगवान शिव प्रकट होते हैं। भगवान शिव से कहते हैं कि हमको किसी विद्या का जो है प्रणेता बनाइए, हमें किसी भाषा का जो है जानकार बनाइए। और उसके बाद जो है भगवान शिव डमरू बजाते हैं। डमरू से 14 ध्वनियां निकलती हैं। सर बैठे हुए एंगल सर संस्कृत के जानकार हैं, उनके सामने हम क्या बोले है। चलिए हम बता देते हैं आपको। तो जो 14 ध्वनियां निकली क्या? निकला क्या था कि अयुड़ रिलिक एउड़ एउ छय वरट नड़ यमड़नम जबय जबगड़दस कप चलट चटतो कपय सस्सर हल। ये 14 ध्वनियां डमरू बजाने से निकली थी। और यही 14 ध्वनियां जो है, इसी में थोड़ा सा इसको उस समय प्रत्याहार कहते थे। संस्कृत में 42 प्रत्याहार, संस्कृत में 42 प्रत्याहार है। और उन 42 प्रत्याहारों को अगर आप थोड़ा सा देखिएगा तो हिंदी की देवनागरी लिपि में जितनी ध्वनियां हैं सब वहां से मिल जाएंगी आपको। हम लोग कितना स्वीकार करते हैं? 52। कितना स्वीकार करते हैं? 52। इंग्लिश में 26, संस्कृत में 57 से लेके 59। ठीक है। तो सबसे पहली बार माहेश्वर सूत्र में इस चीज की चर्चा हुई थी, बस यही जानना था। इसके बाद हमने प्रमुख विधाएं जान लिया। हमने जो विधाएं बताई उसमें से किसी विधा के बारे में आपको जानना है? हमने 25 विधाओं के बारे में, विज्ञान कथा भी नहीं टाइम कितना बचा हो? बस क्या अन्याय किया आपको चलिए कुछ बचा है नहीं, क्या बोलूं। चलिए हाँ, तो एक लेशन प्लान दिखा दें आपको आधुनिक। ये देखिए प्लीज, जो हमारी अभी जो नया जो उसमें हम ये देखिए, ये जो लेशन प्लान हम आपको दिखा रहे हैं, ये जियो एसटीजी और क्रैप वर्कशीट, मतलब जो मॉडर्न आप लेशन प्लान बनाएंगे वो लेशन प्लान कैसे बनेगा देखिए। ये प्रतिदर्श ई पाठ योजना है, सभी के सीख जाएंगी। एक बार इसको प्लीज आप सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बता देंगे जो चला जाएगा। आप इस बार इस पाठ योजना को देख लीजिए। इस बार इस पे बहुत चर्चा होनी थी, लेकिन समय कम है, इस वजह से हम भी बस इसको बस आपको दिखा दे रहे हैं, आप भी देख लीजिए। अब जो पाठ योजनाएं आपकी गद्य में बनेगी उसमें यूनेस्को के 17 जो एसडीजी हैं उनको आपको यूज करना है। क्या है ये सब? वहां आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए वो किस तरह का लेशन प्लान है, उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम डाल देंगे, आप एक बार देख तो लीजिए, नहीं तो डालने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आएगा। वो है उसमें वैसा चीज, उस पे मैम ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर, एसडीजी, जियो, क्रैप सब कुछ है। देखिए ना, जो अभी का तत्काल का जो लेशन प्लान न्यू एनईपी में गद्य के लिए बनेगा वो उसी तरीके से बनेगा जो हमने आपको दिखाया। शायद हमारे पास यहाँ पे भी होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं। नहीं, आप सभी लोग प्लीज लेशन प्लान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस लेशन प्लान को जरूर बताना। वो गद्य में लेशन प्लान न्यू एनईपी में आ रहा है, वो पूरा आ रहा है इस बार। ये देखिए सर, प्लीज यहाँ पे देखिएगा, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड देखिए, स्मार्ट बोर्ड वाला। ये देखिए, ये प्रतिदर्श ई पाठ योजना है। हमारी जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें अब गद्य के सभी लेशन प्लान इसी तरीके से बनेंगे। मैम ध्यान से देख लीजिए इसको। ये हमने न जानू कभी बना इस पाठ को लिया था, छठी का है ये। और इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसमें जो चीजें न समझ में आए एक बार हमको बताइएगा। ये देखिए इसमें किस तरीके से ये बन रहा है। इस बार जब हम लोग दिल्ली जा रहे थे या दिल्ली गए भी थे तो वहां से एक मांग थी कि आप सभी लोग कम से कम एक ई पाठ योजना। क्या मैम मैं सही हूं? झा मैम कहाँ है? स्वीटी झा मैम बोला गया था ना,
तो आप देख लीजिए, ये हमारी पाठ योजना है जो न्यू एनईपी में बनेगी। इसी तरीके से बनना, अभी बस इसके दर्शन करिए, बाद में हम लोग कभी बढ़िया से चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ जियो दिया है, ये जियो क्या है मालूम आपको? ये इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर। ये ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर क्या है, अभी हम इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु वीडियो प्रदर्शन तक की बात कह रहा है। यहाँ देख लीजिए, ये संबंधित प्रश्न और छात्र अभिव्यक्ति। ये देखिए यहाँ पे क्रैब आया ना, ये क्रैब जो है CRAB, ये क्रैब क्या है? समय कम है मैम, लेकिन जल्दी जल्दी में इसको देख लीजिए, बाद में हम लोग कभी बड़े अच्छे से इस पे चर्चा कर लेंगे। ये क्रैब वर्कशीट आया। देखिए मैं आपको HDG बोला था। मान लीजिए कि आप किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं और पाठ पढ़ाते पढ़ाते आपको उल्लेख करना है गरीबी, गरीबी का उल्लेख करना है। हम लोग को यूनेस्को ने 17 जरूरी विषय बिंदु दिया, जिसकी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, CBSE से रिक्वेस्ट की है कि जब आपके टीचर्स पढ़ाएं तो उन 17 घटकों की चर्चा वो वहां पर जरूर करें। अगर मान लीजिए हमने कोई पाठ पढ़ाया, उस पाठ में गरीबी आई, तो ये नहीं कि आप गरीबी को बस इसी तरीके से बता के निकल जाए, नहीं। HDG कहता है कि 17 आप जो आपके जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्य में गरीबी क्या है, पहले गरीबी के बारे में बताइए, और साथ ही साथ बच्चों में इस तरह का चिंतन या कौशल विकसित करिए जिससे गरीबी उन्मूलन हेतु वो कुछ ना कुछ उपाय भी साझा करें। यूनेस्को आपसे चाहती है कि जब आप कक्षाओं में पढ़ाएं तो आप किसी भी विषय वस्तु के साथ उन 17 SDG की चर्चा करते चलें, ताकि बच्चों को पता चले कि वास्तव में गरीबी होती क्या है। दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं, कौन से देश हैं जो गरीबी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं उनकी गरीबी को मिटाने के? कर क्या सकते हैं, कम से कम उपाय तो बताएंगे ना। यूनेस्को भी ये चाहता है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आगे बढ़िएगा तो ये अलग अलग होता है, जैसे प्रस्तावना है, चरण है, लेकिन आपको आप देख जाइए कि कितना बड़ा। ये देखिए, ये जो है हम लोग बीच में ई-लेसन प्लान बनाते थे ना, ई-लेसन प्लान में हम कोई ना कोई लिंक शेयर करते थे इस तरह ग्रुप करके, आपको याद है? आप लोगों ने बनाया कभी ई-लेसन प्लान? ई-लेसन प्लान में हम लोगों को जो वीडियो दिखाना होता था बच्चों को, एक बार हम लोग हजारीबाग गए थे, याद होगा सभी लोगों को, हजारीबाग के टीचर्स हैं यहाँ पे, आप लोग के साथ हम लोगों ने बनाया था वहाँ के कंप्यूटर लैब में बैठ के ये सारी चीजें। तो ये जो था, ये एक वीडियो का एक लिंक है। जैसे अगर हमने बच्चों को पढ़ाया कवि सम्मेलन के बारे में, तो कवि सम्मेलन होता कैसा है आप बता के नहीं निकल सकते हैं। आपको कवि सम्मेलन के बारे में कुछ ना कुछ एक वीडियो वहां पे शो ऑफ करना होगा, आपको दिखाना होगा। तो उसके लिए इस तरह के दो लिंक वहां पे आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और आगे बढ़िए, ये देखिए, यहाँ चित्र के माध्यम से ये चित्र भी वहां पे एडजस्ट होंगे, क्योंकि आप ई-लेसन प्लान बता रहे हैं। आप ये माना जाता है कि जब आप ई-लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे, और साथ में यहाँ टाइम दिया होता है कि कितने मिनट में आपको ये काम करना है, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़िए, ये देख लीजिए कि आप कितना बड़ा है, बस ये देखिए। अब चौथे चरण में विषय संवर्धन करा, यानी समेकित गतिविधि कविता। अब सपने बुनना सीख लो। एक लेसन प्लान में आपने गद्य पढ़ाया, लेकिन गद्य पढ़ाने के साथ साथ आप कितने कौशल का विकास कर रही है, देख लीजिए इस लेसन का। ये सारी चीज आपने तो गद्य पढ़ाया था, न जानो कभी बना। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे एक अटैच किया गया कि बच्चों के अंदर कविता रचने की कला को किस तरीके से विकसित किया। ये देखिए, ये एक कविता है जिसको उसी पाठ में पढ़ाने के साथ साथ आपने बनाई, कि आप बच्चों को सुनाएंगे ताकि वो जो गद्य है वो पद्य के तौर पर भी वो देख ले। इसके बाद और आगे जाइएगा, ये है बहुत बड़ा। देखिए यहाँ पे HDG की भी चर्चा करता है कि गुणवत्ता शिक्षा के पाठ को भाव से जोड़ते हुए व्याख्यात्मक विधि की चर्चा करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा है सर, ये देखिए ना, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, ये है क्रैब, केकड़ा ऐसा लग रहा है, इसीलिए इसको क्रैब कहते हैं। अब यहाँ क्रैब पे आप सारी चीजों की चर्चा यहाँ पे करेंगे सर। इसके अलावा देखिए, ये आपका हो गया तो बंदी वाले शब्द, जैसे वहां उस पाठ में तो बंदी पढ़ाई जा रही है, तो बंदी को मिलाते हुए आपको बनाना है। मतलब कुल मिला जुला के छोड़िए, सब उब रहे हैं,
लेकिन ये आप देख लीजिए, इस तरह के लेसन प्लान भविष्य में आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि बार बार सीएई इस तरह की बात कह रहा है कि ई लेसन प्लान का इंप्लीमेंट कितना कर रहे हैं आप लोग अपने स्कूल में। इस बार भी ये चीज पूछी गई थी हम लोगों से कि ई लेसन प्लान के अंतर्गत आपने कितना काम किया वहां पे। हाँ, एक चीज की चर्चा और है जो बहुत जरूरी है, डीएवी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए, क्योंकि मैडम का ही आदेश हमको बोलना ही पड़ेगा, ये हमको बोलना है। तो DAVCAE नोट करिए, davca.net.in पे आप खोलिए इसको, davca.net.in पे आप खोलिएगा तो वहां पे इंटेलेक्चुअल हब मिलता है, आप सभी लोग देख लीजिए। वहां वो जो इंटेलेक्चुअल हब है, उस इंटेलेक्चुअल हब को DAVCAE इसलिए डेवलप कर रहा है ताकि पूरे देश भर के जितने भी DAV के शिक्षक हैं वो किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, जैसे माने आपने संज्ञा पढ़ाई, आपने सर्वनाम पढ़ाया, आपने विशेषण पढ़ाया, तो आपने जो चीजें पढ़ाई उन विषयों को, उससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्रिएटिव आइडियाज हैं वो बना के आपको उस इंटेलेक्चुअल हब में डालना है। मैं जब डीवीसीएई में समाज पढ़ा रहा था, वहां पे समाज पढ़ाने के लिए दिया गया था, तो मैंने एक समाज पढ़ाने के लिए एक मॉडल डेवलप किया था। वहां पे मैडम भी थी, मैडम ने भी देखा था मैडम आप। तो हमने वहां पे समाज पढ़ाने के लिए एक मॉडल बनाया था और उस मॉडल के थ्रू हमने ये दिखाया कि कितने कम समय में एक पाठ में आए हुए सारे समास पदों को बच्चे कितने आराम से ढूंढ लिए। और छोड़ दें, हाँ छोड़ दिए, ठीक है, फिर मिलेंगे, फिर आपसे चर्चा होगी। धन्यवाद। आपकी परिस्थिति बहुत समझा रही है, ठीक है ना, और आपने होने का काम किया है, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शिखा मैडम को आमंत्रित करता हूँ 2 दिवसीय कार्यशाला का फीडबैक प्रस्तुत करने के लिए। शिखा मैडम, सभी को प्रणाम। महोदया ने हमें कल उद्घाटन समारोह में प्रोत्साहित करते हुए हमारा मार्गदर्शन किया और हमें अपनी नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने और शिक्षक शब्द को चरितार्थ करने के लिए प्रेरित किया। इस 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला के अंतर्गत हमने ये सीखा कि एक हिंदी शिक्षक होने के नाते विशुद्ध शिक्षक की भूमिका किस प्रकार निभाएं और हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें ताकि हमारे जो छात्र हैं वो हमारा अनुकरण करें और नई चीजें सीखें। आज बच्चे मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर आदि से दूर नहीं हो सकते, इसलिए हिंदी शिक्षण को इन संचार के साधनों से जोड़े और विभिन्न क्रियाकलापों से जोड़कर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस पाठ में नवीनता, रोचकता और क्रियाशीलता लाए। काव्य शिक्षण को प्रासंगिक और जीवंत बनाने के लिए कविता को गेय शैली में प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करें ताकि कविता के सृजन एवं गायन दोनों के प्रति छात्रों में सृजनात्मकता का विकास हो। इस कार्यशाला में एक नवाचार से भी हम अवगत हुए जिसमें गद्य विधा को पद्य में बदलकर पाठ को अत्यधिक रुचिकर बनाया जा सकता। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला में मैंने जो व्याकरण, साहित्य एवं तकनीक से जुड़ी बारीकियां सीखी उसे मैं अपनी कक्षा में प्रयोग में लाऊंगी ताकि सभी छात्र लाभान्वित हो सकें।